स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 आगे से क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने प्रीवियस वीडियो में किए हैं, आप देख लेना उसे पार्ट 3 और 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिख रहा है कि ये भी u एंड v, ऊपर u टर्म है नीचे v टर्म है, u डिवाइड बाई v, बट हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा u डिवाइड बाई v अलजेब्रिक फंक्शन है तो हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। एंड सिंप्लीफाई के लिए क्या होता है, पहले आपको दिख रहा है ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे कर सकते हैं आप इसको, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। अब अंदर देखिए एक्स क्यूब में से अगर एक्स स्क्वायर बाहर है तो डिवाइड करेंगे तो ये पावर कितना बचेगा, एक्स की पावर 1। एंड इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो इसमें से पहले कॉमन लिया एंड जो कॉमन लिया उसको इससे डिवाइड किया तो ये आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इनमें से हमने कॉमन ले लिया। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होता ना एक्स और 1 में से, तो 1 कॉमन आएगा। तो जब 1 कॉमन आता है तो ये एज इट इज़ आ जाता है, यानी कि हमने फैक्टराइज कर दिया क्यूबिक इक्वेशन को या क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्या किया है, फैक्टराइज किया है। एंड जब ये फैक्टराइज हो जाए तो हमें कॉमन लेके करना है इसे। ठीक है, ये तो आता ही होगा आपको कॉमन लेके करना। एंड डिवाइड किससे हो रहा है, ये x-1 से। तो अभी हम जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लास्ट में हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये जो कॉमन है x-1 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो ये कॉमन आ जाएगा। इसमें से यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा एंड यहाँ से 1 आएगा एंड अपॉन में क्या है, x-1। अब आपको दिख रहा है x-1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है ना, अब हमें जस्ट इंटीग्रेट करना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स की। अब इसे इंटीग्रेट करना तो हमें आता है, कैसे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे इसका अलग करेंगे। तो एक बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स, फिर एक बार 1 का इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स। एक्स स्क्वायर का करते हैं तो क्या आता है, एक्स क्यूब, पावर 2 है तो 3 और डिवाइड में 3। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, 2 में पावर 1 ऐड हो जाएगा एंड जितना पावर आएगा उतना ही डिवाइड में आएगा। 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ क्या लिखते हैं, एक्स। तो पहले इनको करने से पहले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि एक्स की एन का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में। एंड जब कांस्टेंट होता है तो उस पर एक्स आ जाता है। ठीक है, एंड सम कांस्टेंट सी, तो ये आपका क्या होगा, ये जो आया लास्ट ये आपका आंसर होगा। ओके, समझ आ गया। तो जब भी ये ऐसा होगा डिवाइड में या मल्टीप्लाई में तो आपको पहले से सिंप्लीफाई करना है एंड देन लास्ट में आपको इंटीग्रेशन के थ्योरम्स बताया तो ये प्लस में आ गया ना। अब तो ये अलग अलग क्या कर देने हैं, इंटीग्रेट, एंड इंटीग्रेशन के क्या लगा देने हैं, फॉर्मूले। तो फॉर्मूले तो समझ आ गए ना, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एंड कांस्टेंट के बाहर क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वन माइनस एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसमें भी आपको दिख रहा है ब्रैकेट एंड ये एक्स रूट है तो ये भी 2 टर्म्स है बट मल्टीप्लाई में है तो हमें सिंप्लीफाई करना है। अलजेब्रिक जब भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में होगी तो आपको सिंप्लीफाई करना है पहले। ठीक है, फिर बाद में इंटीग्रेशन करना है। तो पहले कर लीजिए कैसे करेंगे, ये सिंगल है एंड ये डबल है तो इस सिंगल को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड इससे भी। तो जब आप एक्स की पावर हाफ को, ये हाफ होता है ना, एक्स की पावर हाफ है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर हाफ। फिर एक्स की पावर 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर क्या हो जाती है, प्लस, ये हाफ पावर है एंड एक्स की पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई होगा तो एक बार एक्स लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई हो जाए में क्या हो जाएंगी, पावर्स प्लस। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा, बट ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की पावर 1 एंड ये हाफ तो प्लस हो जाएगी पावर। अब इस पे इंटीग्रेशन अलग आएगा, इस पे अलग आएगा। ठीक है, अब एक्स की पावर हाफ में क्या बोला था मैंने, जितनी भी पावर होगी उसमें 1 क्या हो जाएगा ऐड, बस -1 नहीं होना चाहिए पावर। ठीक है, और जो पावर ऊपर आएगी सेम वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसमें हाफ प्लस 1 कितनी पावर है, 3/2 तो अभी है ना पावर। अब इंटीग्रेशन हटाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, पहले इसमें पावर सॉल्व किया तो ये 3/2 ओवर पहले से ही है एंड इंटीग्रेशन हटाओगे यानी इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 1 ऐड हो जाएगी।
एंड जो पावर एक्स के पास आएगी वही डिवाइड में भी आएगी, एंड सम कांस्टेंट सी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स की पावर हाफ प्लस वन, मैंने कहा था ना हाफ प्लस वन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह ट्रीट कीजिए। 1 2 जा 2 1 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 एंड ये भी 3/2 है तो ये रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा 2/3। सेम ऐसे एक्स की पावर 1 + 3.5 1 एंड 3/2 को जब आप मिक्स से सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 एंड 3 5/2 एंड ये भी 5/2 है तो ये क्या बन जाएगा 2/5, साथ में सम कांस्टेंट सी। तो पहले आपको दो टर्म्स को मल्टीप्लाई में है तो पहले आप अंदर इसे सिंप्लीफाई कीजिए। जब ये सिंप्लीफाई हो जाए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 ऐड करेंगे एंड डिवाइड में भी सेम पावर आ जाएगी और फिर बाद में रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 14, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, ये इसका क्या होगा आंसर। तो नोट कर लीजिए एंड ये रूल्स समझ आने चाहिए आपको। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है हमारे पास। ये भी कुछ ऐसा ही है, दो टर्म्स हैं एंड मल्टीप्लाई में है। वैसे तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, पहले आप ट्राई कीजिए पॉज करके एंड देन आंसर मैच कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप इसे समझिए पहले, लेकिन आप ट्राई कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इंटीग्रेशन √x 3x² + 2x + 3 dx। देखिए सेम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है इस पूरे के साथ। तो पहले क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, यानी ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो कैसे बताया मैंने आपको, 3x⁴ है एंड जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर हाफ क्या हो जाएगा प्लस। अभी इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा एंड थी कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेना है। सेम कांस्टेंट को बाहर, एक्स पे यहाँ कितनी पावर है 1 एंड हाफ पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस। रूल समझ आ गया ना, एक्स की पावर हाफ है, ये एक्स की पावर 1 है एंड मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, साथ में dx। थर्ड टर्म है हमारे पास 3 एंड जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा हाफ, और यहाँ तो कोई एक्स नहीं है तो एक्स की पावर जस्ट हाफ ही आएगा एंड 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेना इंटीग्रेशन से। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो सिंपल है। 3, देखिए अभी मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया, अभी जस्ट मैंने ये अंदर मल्टीप्लाई किए, तो आपको पहले ये पावर सॉल्व कर लेनी है। तो पहले मैं पावर सॉल्व करूँगी, 2.5 का मतलब कितना होगा 5/2, मिक्स फ्रैक्शन की तरह से सॉल्व कर लेना। x 1.5 को करोगे तो ये आएगा 3/2 dx 3, ये तो जस्ट x की पावर हाफ है dx। तो ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पहले वो इनको पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं और वो सोचते हैं यही आंसर आ गया, जबकि ये सिंप्लीफाई का आंसर आया अभी। तो जस्ट ये जो आया आंसर ये भी इनको सिंप्लीफाई करने से आया है, अभी हमें इंटीग्रेशन भी करना है। क्लियर हुआ, इंटीग्रेशन के बाद आंसर चेंज हो जाएगा। कई बार बच्चे इसी को आंसर समझ लेते हैं तो ये आंसर नहीं है, अभी आपने जस्ट ये पावर सिंप्लीफाई की है। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो और जो भी यहाँ रिजल्ट आएगा सेम वही जो पावर आएगी वो डिवाइड में भी आएगी। सेम ऐसे ही 2x पे 3/2 पावर तो सिंप्लीफाई करके आई है ना, अब इसमें इंटीग्रेशन हटाओगे तो पावर 1 ऐड करोगे एंड नीचे भी वही पावर लिख दोगे। 3 कांस्टेंट बाहर, x की पावर हाफ में 1 ऐड करोगे, ठीक है, एंड जो पावर ऊपर है वही डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हुआ, अब आप इसे लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। x की पावर 5/2 + 1, 5/2 + 1 को आप, मैंने कहा है ना 1 में अगर 5/2 प्लस है तो मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करो उसे। 2 1 जा 2 एंड 5 7/2, यानी कि 3x की पावर 7/2 एंड 7/2 जब डिवाइड में होगा तो क्या बन जाएगा 2/7। ठीक है, 2 तो फॉर्मूले का पहले से ही है। x की पावर कितनी है 3/2 + 1, 1 2 जा 2 एंड 3 5/2 एंड 5/2 जब डिवाइड में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/5। 3x की पावर हाफ में 1 ऐड करो तो कितना आएगा 3/2 एंड 3/2 नीचे भी आएगा तो ये यहाँ आके क्या बन जाएगा 2/3। ठीक है ना,
3 तो ऑलरेडी था ना, ये वाला 3 तो ऑलरेडी यहाँ है, एंड 2/3 जो डिवाइड में आएगा, 3/2 आएगा डिवाइड में, बट रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 एंड सम कांस्टेंट c। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, ये हो जाएगा, चलो मैं करके दिखा देती हूँ। लास्ट आंसर जो आएगा आपका इस क्वेश्चन का 2 3 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 2 4/5 x की पावर 5/2 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आंसर आप मैच कर लीजिएगा। आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले आप मल्टीप्लाई में है तो पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करके ये आंसर नहीं आया है, इसको आपको फिर इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रेशन का रूल, यानी x की पावर n में 1 ऐड करना है, जो पावर ऊपर वही नीचे, एंड देन इसको सिंप्लीफाई, जब आप इन पावर्स को सॉल्व कर लेंगे तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको कि जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में होंगे या डिवाइड में होंगे तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सपोनेंशियल के थोड़े से रूल लगाने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में एक्सपोनेंट्स के रूल लगेंगे एंड देन इंटीग्रेशन के रूल लगेंगे। ओके, समझ आया? तो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 16। नोट करते जाइए और आंसर जिसने पॉज करके किया मिला लीजिए आपका आंसर आया है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये तो सिंपल ही है। इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस 3 cos x प्लस EX, ओवरऑल इंटीग्रेशन करना है इस पे dx। अब हमें दिख रहा है इसमें 3 अलग अलग टर्म्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और जब भी अलग अलग टर्म्स में बीच में माइनस या प्लस होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं, इसका अलग कर सकते हैं एंड इसका अलग कर सकते हैं। तो पहले तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, dx लिखेंगे, फिर 3 cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, dx एंड प्लस EX dx। अब आपको सबका इंटीग्रेशन करना तो आता है ना, ये कांस्टेंट पहले बाहर कर लीजिए। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का 1 पावर है तो कितना हो जाएगा 2, एंड डिवाइड में भी पावर 2 आ जाएगा। 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस में होता है तो इसलिए माइनस साइन चेंज नहीं होगा। EX का इंटीग्रेशन तो EX है, x पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर कोफिशिएंट होता तो डिवाइड में आ जाता, अगर 2 मान लो होता तो डिवाइड में आता है ना, बट यहाँ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये आपका सबका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा x² माइनस 3 sin x प्लस EX प्लस c। तो ईजी सा है ये क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 होगा, नोट कर लिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इंटीग्रेशन करना है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x, ओवरऑल पे इंटीग्रेशन करना है dx। सिंपल है, ये भी 3 टर्म्स है, ये और ये है ना, 3 टर्म्स है डिफरेंट डिफरेंट, माइनस एंड प्लस से जुड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। पहले 2 बाहर ले लीजिए, x² पे इंटीग्रेशन dx, फिर 3 कांस्टेंट बाहर, sin x का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, फिर 5 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ dx। ठीक है, √x का मतलब x की पावर हाफ। अब इंटीग्रेशन लगा दीजिए, x की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 पावर में 1 ऐड हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3, जितना पावर ऊपर वही नीचे आ जाता है। 3 कांस्टेंट, sin x का इंटीग्रेशन cos x, बट देखिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस में आता है, sin x का डिफ्रेंशिएशन प्लस में आता है बट इंटीग्रेशन माइनस में आता है। तो अगर ये माइनस में है तो यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस होंगे तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना, ये cos x का माइनस में है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर हाफ, हाफ में 1 ऐड कीजिए, तो हाफ में 1 ऐड करना तो मैंने समझा दिया ना मिक्स फ्रैक्शन की तरह, 1 2 2 1 3/2। तो जो 3/2 ऊपर आया है वो
यहाँ भी नीचे भी आएगा 3/2 एंड वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 में। डिवाइड में आएगा 3/2, तो जब डिवाइड में 3/2 आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना 2/3 एंड सम कांस्टेंट c। अब आप लास्ट लाइन में से 5 2 10/3 कर लेना, यानी कि ओवरऑल आंसर आएगा 2x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 2 10/3 x³ प्लस c। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो इजी लग रहे होंगे। बस इसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो ये तो सिंपल ही है कि 3 अलग अलग टर्म्स है, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। मेन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के है, तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए कैसे करना है। अच्छा, जब आप इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इनका आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है और आपको कैसे करने हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो आपको इनका आइडिया मिलता जाएगा कि कैसे करना है आपको। अब देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है sec x ब्रैकेट sec x प्लस 10x dx। तो इसमें भी आपको दो टर्म्स दिख रही है ना, ये भी और एक ये टर्म है और एक ये पूरी टर्म है और मल्टीप्लाई में है। तो मैंने आपको कहा था सेम टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है तो आपको बाय पार्ट्स नहीं लगाना है, बट अगर डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे तो इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो अभी तो हम बाय पार्ट्स आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे, तो तब लगाना सीखेंगे कि कैसे हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। बट यहाँ तो सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बाय पार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। कैसे कर सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। करना आता नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा sec² x इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर प्लस फिर ये sec x 10x से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा sec x 10x। अब आपको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है तो आपको पता चल रहा होगा। पहले तो ये प्लस का रूल क्या कहता है, इसका इंटीग्रेशन अलग करो इसका अलग करो, तो sec² x dx का इंटीग्रेशन अलग प्लस sec x, इनको अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस वालों को ये अलग और ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो लगता है ना इंटीग्रेशन अलग अलग, वो जस्ट प्लस और माइनस पे लगता है। अगर मल्टीप्लाई पे है तो आप इसे अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये दोनों मल्टीप्लाई में तो आप इसको अलग इंटीग्रेशन और इसको अलग इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, ये ओवरऑल ही लिखा जाएगा। अब sec² अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है, या फिर आप सोचिए sec² किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec² डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो यानी sec² का इंटीग्रेशन क्या आएगा 10x। ऐसे अब आप सोचिए sec x 10x किसका डिफरेंशिएशन से आता था, sec x के ना, तो यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x आएगा एंड सम कांस्टेंट c, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो जब दो सेम टर्म्स या तो अलजेब्रिक होंगे दोनों या दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन सोचना है कि किसके डिफरेंशिएशन से आते हैं, तो हमें फाइंड कर लेना है। या फिर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन के क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो क्लियर हुआ, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ही है। इसमें बट दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ डिवाइड में है, तो जब भी डिवाइड में हो तो भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। हम अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते डिवाइड में भी, जस्ट प्लस और माइनस में हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे देन उसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन लगा के। तो sec² को हम वैसे तो यहाँ कोई सिंप्लीफाई के लिए कुछ बचा नहीं है, ये किसी का ये दोनों में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो हमें जस्ट इसे सिंपल सिंप्लीफाई करना है। sec² किस को अगर मैं सिंपली चेंज करूँ तो sec² क्या होता है 1/cos² x, cos² का रेसिप्रोकल होता है ना ये, ऐसी cos x² क्या होता है 1/sin² x। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये डिवाइड में है तो ये डिवाइड से किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में नेक्स्ट स्टेप में। तो ये 1/sin² x है तो ये क्या हो जाएगा sin² x/1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करना है आपको, तो इंटीग्रेशन dx। उसके बाद अब ये sin² cos² x आपने पढ़ा होगा sin/cos,
क्या होता है साइन बाई कॉस 10x, पढ़ा हुआ है ना, साइन बाई कॉस 10x होता है, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x। अब देखिए 10 स्क्वायर x किसी का इंटीग्रेशन नहीं होता, यानी ये 10 स्क्वायर x किसी के डिफ्रेंशिएशन से हमें नहीं मिलता, मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन से आपको 10 स्क्वायर x नहीं मिलता है। तो आप इसको याद कर लेना, 10 स्क्वायर x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो, इंपॉर्टेंट है ये भी कि अगर हमें 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे ना आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। 10 स्क्वायर x की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी sec² -1, तो ये आइडेंटिटी आपको लगा देनी पड़ी हुई है नहीं, आइडेंटिटी sec² माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं 10 स्क्वायर x फाइंड करूँ तो ये यहाँ आएगा, तो ये -1 यहाँ आएगा, तो 10 स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है sec² -1। तो क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है तो हम इसे आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। एंड देन हमें पता है ये माइनस में आ गया ना, आप पहले तो ये डिवाइड में था तो हमें कोई इंटीग्रेशन ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो जस्ट सिंप्लीफाई करा। फिर 10 स्क्वायर x का भी आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इसको हमें आइडेंटिटी में चेंज करना है। ऐसी कॉट स्क्वायर होगा तो भी आइडेंटिटी में चेंज करना होगा। तो sec² -1, sec² का इंटीग्रेशन अलग करना है आपको, 1 का इंटीग्रेशन अलग करना है dx के रिस्पेक्ट में। अब sec² किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है, ये तो आपको याद होना चाहिए 10x, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो 1x एंड सम कांस्टेंट c। तो ये आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखना, अगर सेम एल्जेब्रिक है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, अगर मल्टीप्लाई में है एंड डिवाइड में, तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, देन उनका इंटीग्रेशन करना है। और 10 स्क्वायर में खास याद रखना है कि आपको ऐसे आइडेंटिटी में चेंज करना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज समझ आ रही है, इंटीग्रेशन समझ आ रही है, तो आप बताइएगा, ताकि हम जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन को कंप्लीट करें एंड CBSE बोर्ड के लिए 12th के लिए जल्दी जल्दी हम कोर्स को कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। इसमें भी आपको दिख रहा है ये ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड डिवाइड में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। आपको मैंने बताया था जब भी ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होगी, ये एक टर्म एक ये टर्म, 2 टर्म है ना, और नीचे सिंगल टर्म है, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो जब भी आपको ऐसे दिखे ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म और नीचे एक सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में, तो आपको इसको अलग से इसके साथ लिख लेना है और इसको इसके साथ लिख लेना है। तो ये होगा 2/cos स्क्वायर x, ऐसे ही 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। ये माइनस में है तो ये इंटीग्रेशन अलग लग जाएगा और ये अलग आ जाएगा, दोनों को इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। अब 2 तो कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, अंदर बचा 1/cos स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है sec², क्योंकि हमें sec² का इंटीग्रेशन पता होता है डायरेक्ट। 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए। अब देखिए इस sin/cos स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin x एंड cos स्क्वायर है तो इसको 2 बार ऐसे अलग अलग करके लिख लीजिए, लिख सकते हैं ना। अब एक sin/cos से तो क्या बना 10x, एंड एक क्या है 1/cos, तो उससे क्या बना sec x। तो sin x/cos स्क्वायर जब भी दिखे तो cos स्क्वायर से सेपरेट कीजिए, एक sin x/cos x से 10 बनेगा और दूसरे 1/cos से sec, क्योंकि इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो इसको पहले हमें सेपरेट सेपरेट, जब भी 2 टर्म हो या 2 से ज़्यादा और नीचे एक ही हो तो ऐसे अलग अलग पे करना है, कॉन्स्टेंट्स बाहर कर लेना। ये आइडेंटिटीज डायरेक्टली ये फॉर्मूले होते हैं ना, 1/cos स्क्वायर sec², एंड इसको ऐसे करना है। sec² किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है 10x के, डायरेक्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। sec x 10x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको sec x, या फिर ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है sec x के, लास्ट में सम कांस्टेंट c। तो क्लियर हुआ ना? तो इसका आंसर आएगा 2 10x - 3 sec x प्लस c। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए कि ऊपर 1 माइनस समथिंग x sin x है एंड डिवाइड में cos स्क्वायर है, तो आपको इसी मेथड से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो भी सिंपल ही आपका √x + 1/√x।
ओवरऑल का क्या करना है हमें इंटीग्रेशन। तो ये तो सिंपल है कि इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए प्लस इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि प्लस है ना तो इस पे इंटीग्रेशन अलग आ जाएगा। ये एमसीक्यू है क्वेश्चन, तो ये तो बहुत सिंपल दे दिया। अब ये रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ, आपको पता है इंटीग्रेशन में एक पावर क्या हो जाएगी प्लस, एंड नीचे भी डिवाइड में 1 पावर ऐड हो जाएगी। ये एक्स की पावर हाफ नहीं है, ये माइनस हाफ है। जब ये ऊपर आएगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, नीचे एक्स की पावर हाफ है तो ऊपर आके एक्स की पावर माइनस में आ जाएगी ना, और इंटीग्रेशन लगाओगे तो पावर प्लस हो जाएगी, प्लस सम कांस्टेंट सी। अब एक्स की पावर हाफ प्लस 1 का मतलब कितना होता है 3/2, एंड नीचे भी 3/2 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3। एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1, 1 में हाफ माइनस किया तो कितना पावर बचेगा हाफ, एंड 1 में माइनस हाफ करेंगे तो हाफ, हाफ का रेसिप्रोकल 2 प्लस सी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर शायद कौन सा है बुक के अंदर, सी जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा, 22 सॉरी, 21 तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए, ये भी एमसीक्यू ही है बट थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसे। आपको गिवन है d/dx ऑफ fx इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और आपको ना f2 भी गिवन है, f2 गिवन है 0। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं fx फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, fx, यानी कि अब की बार हमें ये फाइंड करना है, यानी किसका d/dx किया कि ये आया आंसर, तो हमें ये आंसर से fx फाइंड करना है। तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का क्या करते हैं d/dx करते हैं, तो जो रिजल्ट में मिलता है वो हमें fx मिलता है, और जब हम fx का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिल जाता है ये वाला। तो अगर हमने इसका d/dx किया होगा तो हमें ये मिला होगा, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा fx। क्लियर हुआ, ये समझाया था ना मीनिंग में कि जब हम किसी फंक्शन का d/dx करते हैं तो हमें स्मॉल fx मिलता है, और fx का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें जिसका डिफ्रेंशिएशन किया होता है वो हमें मिल जाता है। तो सेम चीज़ अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं, अगर ये इसकी d/dx से आया है तो इसका इंटीग्रेशन करने से हमें fx मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर हुआ, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन, ये d/dx को आप वहाँ भेज दीजिए, dx को जब हम यहाँ लेंगे x की पावर -4 को हम लिख सकते हैं ना, x की पावर 4 से डिवाइड जब ऊपर आएगा न्यूमरेटर में तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, एंड साथ में यहाँ से d/dx को भेजा तो यहाँ क्या बना dx, एंड इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा fx। क्लियर हुआ, ये तो मीनिंग थी ना इसकी कि जिसका d/dx करते हैं जो आंसर आता है अगर उसका इंटीग्रेशन कर दे तो आपको fx मिल जाएगा। ठीक, तो अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो पता है ना आपको, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आपने इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। 4x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 4/4 हो जाएगा। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 बढ़ जाएगी और डिवाइड में भी उतनी पावर आ जाएगी। x की पावर 1 बढ़ेगी, -4 में जब 1 ऐड करोगे तो -3 बचेगा, एंड -3 ही पावर डिवाइड में आ जाएगा, एंड सम कांस्टेंट c। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया था, समझ आ गया होगा, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब देखिए ये fx है मेरे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको f2 दिया हुआ है, तो ये fx है तो f2 क्या होगा, देखिए f2 होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, f2 होगा हमारा, x की प्लेस में 2 पुट कर दीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x के प्लेस में 2 पुट कीजिए, 2 की पावर -3 प्लस c, एंड f2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0। ये f2 जब आपने रखा इसमें fx में तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 0, तो यहाँ से आप c फाइंड कर लीजिए। तो ये पहले सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, 2 की पावर -3, देखिए 1/2 की पावर 3 हो जाएगा ना, ये 2 की पावर -3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये माइनस पावर है तो ये रेसिप्रोकल होके पावर 3 देगा, है ना। ये रूल पता है ना आपको एक्सपोनेंट का, 2 की पावर माइनस में है तो जब ये माइनस को प्लस में लाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो बेस को, तो पावर किस में आ जाएगी प्लस में, तो 1/2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 1/8 प्लस c
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c फाइंड कर लीजिए आप। 16 + 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है ना ये, 1/8 × 16। मैंने क्या बोला था, जब यहाँ डिवाइड में 1 हो तो ये मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करना है। 16 1/8, 16 8 जा 128, 129/8 इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ तो 129/8 है तो c फाइंड कर रहे तो ये नेगेटिव साइन लेगा यहाँ पे, -129/8। अभी आपका c आया है, ठीक है। अभी आपका आंसर नहीं आया, आपको fx फाइंड करना है। तो आप fx फाइंड करोगे ना तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में c की ये वाली वैल्यू रख देनी है। तो मैं आंसर बता देती हूँ क्या आएगा इसका। तो जब आप c की वैल्यू, ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर मिलेगा आपको। fx फाइंड करना है ना आपको क्वेश्चन में, तो ये x की पावर 4 तो एज इट इज, माइनस माइनस प्लस x की पावर -3 भी एज इट इज, एंड प्लस c क्या आया है, -129/8, -129/8। तो ये आपका fx आ जाएगा। आपको fx फाइंड करना था तो आपको पहले c फाइंड कर लेना है। ये जो आपको गिवन था fx आपने निकाल लिया, समझ आ गया। अगर आपको बोला था fx का डिफरेंशिएशन ये है तो उसका इंटीग्रेशन कीजिए तो आपको fx मिलेगा। अब fx जब आपको मिल गया तो आपको f2 दिया हुआ था तो आपने fx में x की जगह 2 रखना है एंड 0 के इक्वल करना है, उससे आपका c आ जाएगा, ठीक है। c को आपको इस इक्वेशन में रखना है fx की, तो आपको fx मिल जाएगा। या fx आया आपका x की पावर 4 + 1/x³ प्लस c था तो c की जगह आपने क्या रख दिया, -129/8। तो इसका जो ऑप्शन नंबर देख लीजिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा है ये, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया, तो ये नोट कर लीजिए, ये आंसर है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 7.2 कराएंगे, तो ध्यान से इसको करिए, पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से।